नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को बीते मंगलवार रात को ही 14 महीने के बाद नजरबंदी से रिहा किया गया। रिहा होने के बाद महबूबा कश्मीर में फिर से एक बार सियासी तौर पर सक्रिय हो गई हैं और बुधवार को ही महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके घर पर पहुंचे थे और आज एक और अहम बैठक हुई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने गुपकर समझौते पर चर्चा की है और करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि सभी पार्टियों ने इस समझौते का नाम गुपकर से बदल करके पीपल अलायंस गुपकार समझौता करने पर आम सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान राजनीतिक है। आगे की रणनीति के लिए एक बार फिर से बैठक की जाएगी। फिर से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जिसमें आगे के जो हमने कदम उठाने हैं राय अमल जो है वो हम आपके सामने लाएंगे। अब कई ऐसे मीडिया है जो अंग्रेजी में चाहते हैं। वी टुडे मेट टू कंग्रेचुलेट एंड ग्रीट महबूबा जी who has been released from detention after 14 long months. It was a totally illegal, unjustified and unconstitutional internment of detention. वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाना अब शुरू कर दिया है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजद के नेतृत्व में महागठबंधन ने भी ताल ठोक दी है और इसके अलावा केंद्र में बीजेपी के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो लोजपा के नहीं बल्कि जदयू के साथ हैं और वहीं लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे की वजह लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की नीतीश कुमार से अनबन बताई जा रही है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये केवल नीतियों की लड़ाई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में पराली जलाए जाने से मात्र 4% प्रदूषण बढ़ता है, जबकि लोकल कारणों की वजह से दिल्ली में 96% प्रदूषण बढ़ रहा है। जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीमें पूरे दिल्ली में निगरानी करेंगी। उन्होंने पंजाब सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि पराली जलाए जाने की घटना पर रोक लगाने की दिशा में ठोस काम करें। प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना। दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण केस में अभिनेता विवेक ओबराय के मुंबई स्थित घर पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की है और दरअसल इस मामले के आरोपी आदित्य अल्वा फरार बताए जा रहे हैं। वो विवेक ओबराय के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं और सीसीबी को ये जानकारी मिली कि आदित्य विवेक ओबराय के घर में छिपा हो सकता है, जिसके बाद सीसीबी ने विवेक ओबराय के घर पर छापा मारा और बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी संदीप पाटिल ने यह बताया है कि आदित्य अल्वा फरार है, विवेक ओबराय उनके रिश्तेदार हैं और ऐसे में कोर्ट से वारंट लिया गया और मुंबई की सीसीबी टीम उनके घर पर पहुंची। यूपी के बलिया में युवक की भीड़ के सामने गोली मारकर के हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप बीजेपी नेता पर है। जिस समय यह घटना हुई है उस वक्त एसडीएम और सीईओ मौके पर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सरकारी कोटे की दुकान को लेकर के मर्डर किया गया है। सूत्रों के अनुसार बलिया के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान को लेकर के बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश पॉल के बीच विवाद था और इस मामले में इलाके में
इलाके के एसडीएम और सीओ भी विवाद को सुलझाने के लिए गांव में ही पहुंचे हुए थे और वहीं अफसरों और भीड़ के सामने ही धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल के सीने में गोली मार दी। जयप्रकाश को गोली लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई और अफसर समेत सभी मौके से भाग निकले। भगदड़ का फायदा उठाकर के धीरेन्द्र सिंह भी मौके से फरार हो गया और मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की है। घटना के समय मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ, एसओ और सभी पुलिस कर्मियों को वहां पर जो मौजूद थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बलिया में कोटा आवंटन को लेकर के हो रही खुली बैठक के दौरान ही एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी पुलिस के सामने ही ये वारदात हुई है और इस वारदात से सनसनी फैल गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सरकार को घेरा है। प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने को बचा था। जिस तरह से एसडीएम, डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने कोई अधिकार बचा है। महामहिम राज्यपाल से मांग करूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिक साहस है तो स्वयं अपने पद से उत्तर प्रदेश सरकार को न संभाल पाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र। यूपी में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर और देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रदर्शनों का दौर जारी है। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां लगातार यूपी और केंद्र की सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के चेन्नई में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। This is regarding Hathras issue where the women of this country feels very unsafe, particularly the Dalit child, the girl who was gang raped and killed in UP. It's not an ordinary incident. We are fighting for justice. विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उदित राज ने अब कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मदरसे और कुंभ की तुलना करते हुए गुरुवार को ट्वीट करके यह कहा है कि असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का निर्णय लिया है। उसी तरह से यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर उदित राज ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। उधर कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। तो कुछ लोग तुच्छ राजनीति में सीमित होकर रह गए, न उनके पास सोच है, न विकास करने के लिए कुछ इरादे हैं। जहां एक और देश में प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में योगी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जब लाखों नहीं करोड़ों लोग सच्ची श्रद्धा से उसके लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको उस तरह का आधारभूत ढांचा भी तैयार करके देना होता है और सुविधाएं मिलती हैं तो उससे टूरिज्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत की वजह से। और अगर ये सरकार में रहते तो इनका अगला एजेंडा ये था कि ये हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इस तरह के काम सरकार की आड़ में करते। जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि सरकार को कुंभ के अंदर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। इसका जवाब प्रियंका वाड्रा से आना चाहिए। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था। और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया और इस मौके पर विशेष जन जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की गई। इंदौर नगर निगम ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और कोविड-19 की रोकथाम के लिए हैंड वॉश करने के लिए लोगों को जागरूक किया है और इसका संकल्प भी लिया है। नगर निगम आयुक्त ने निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय से जन जागरूकता का संदेश देने वाली स्वच्छता वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया।
राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के जिला कलेक्टर ने इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हुए उनको मास्क उपलब्ध करा दिए जाएं। उसके बाद 1 महीना लगातार समझाइश के साथ साथ सख्ती की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर इस मास्क को पहनने का उल्लंघन करते पाया जाएगा। हिमाचल के धर्मशाला में पूर्व मंत्री गोल सिंह ठाकुर ने रोहतांग टनल मामले पर सीएम जयराम पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से यह पूछा है कि सीएम बताएं कि उन्होंने पीएम मोदी से हिमाचल के लिए कौन सी सहायता ली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी की शिलान्यास की पट्टिका रोहतांग टनल में अगर जल्द न लगाई गई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस सह गठबंधन प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने यह कहा है कि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, इसलिए कोरोना के संकट में हमारी सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सारे खदानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार ये होने नहीं देगी, क्योंकि ये मजदूरों की सरकार है। और इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह ने उनके साथ में मंत्री आलमगीर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ कई नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं केरल सोना तस्करी मामले में आतंकी संपर्कों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए जांच में केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के शामिल होने के सुराग भी मिले हैं। एजेंसी ने यह कहा है कि सोने की तस्करी से मिलने वाले मुनाफे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकी कृत्यों में होने की संभावना संबंधी खुफिया जानकारी मिली है। इस पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी है। उनकी जांच होनी चाहिए, वो हो रही है। अब कोई दाऊद के इशारों पर भारत में काम करेगा, दाऊद के इशारों पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी संगठन में हो, किसी के साथ हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। देश की अखंडता, प्रभुसत्ता, एकता, आंतरिक सुरक्षा। वहीं पंजाब के लुधियाना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 5 नशा तस्करों को बड़ी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान से ये नशे की बड़ी खेप पंजाब में लाई गई थी और 2 आरोपी लुधियाना और 3 राजस्थान के ही हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नशीली दवा की करीब 1 लाख शीशियां बरामद की हैं। पुलिस ने पहले प्रीतनगर निवासी रंजीत और दमनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 22,000 नशीली गोलियों के साथ साथ शीशियां भी बरामद की हैं। थाना डहलो पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपियों का रिमांड हासिल किया। रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने साथियों के नाम लिए और इस पर राजस्थान के अलवर निवासी अर्जुन गुलशन को भी गिरफ्तार किया गया। इनसे भी भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया है और दोनों से पूछताछ के बाद एक और साथी प्रेम रत्न को भी जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे भी नशीली दवाइयाँ बरामद की गई हैं। गुजरात में सूरत के हीरा उद्योग के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना महामारी के बावजूद पॉलिश किए गए हीरे की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। पॉलिश किए गए रत्नों की कीमतें 5 साल से अधिक लंबे अंतराल के बाद बढ़ी हैं और सूरत के डायमंड व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने हीरों को साफ करने के लिए 2 महीने के लिए मोटे हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब लगभग 70% इकाइयों ने पोस्ट लॉकडाउन फिर से अब खोल दिया है, जबकि विनिर्माण क्षमता 60% से नीचे है और बढ़ती मांग के खिलाफ बाजार में माल की कमी के कारण व्यापारी आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। की परिस्थिति के कारण सब इंडस्ट्री क्लोज आउट की स्थिति में थी। भारत की डायमंड इंडस्ट्री की हम बात करें तो विश्व के अंदर 15 से डायमंड में से 14 डायमंड का पॉलिश हम भारत के अंदर करते हैं। खास करके ये परिस्थिति के अंदर 4 महीना तक सब फैक्ट्री भी बंद रही थी, इंटरनेशनल मार्केट भी क्लोज आउट की जैसी स्थिति थी। तो सब सिचुएशन को मूल्यांकन करें
तो अभी 2 महीने से जो मार्केट में मूवमेंट आई है तो इसमें अभी पॉजिटिव बहुत अच्छी परिस्थिति दिख रही है। खास करके पतली साइज़ का जो माल है 30 सेंट के नीचे और कैरेट के नीचे की, उनमें 10 से 20 या 25% तक की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। उसका मेन रीज़न है प्रोडक्शन कटआउट था। रफ डायमंड इंपोर्ट हमने 2 महीने के लिए वॉलंटरी बंद रखा था और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो माल हम सप्लाई कर रहे थे लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर, इस टाइम में $1.8 बिलियन का माल भी हमने पाइपलाइन में से कम। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले को लेकर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन के दौरान पटियाला पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई और शर्मा पर हुए हमले को लेकर के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला करवाने का आरोप भी लगाया। पठानकोट में पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सीएम कैप्टन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पहले ये तय करें कि वो सच बोल रहे हैं या रवनीत बिट्टू सच बोल रहे हैं या फिर राजकुमार वेरका। उन्होंने सीएम कैप्टन से पूछा कि अमृतसर के बीजेपी कार्यालय पर ताला लगाने और आग लगाने की कोशिश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है या नहीं। क्या लुधियाना के बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पुतला नहीं फेंका। किसानों के प्रदर्शन की जगह पर पुलिस की सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। मंत्री जी पहले तय करन कि वो सच बोल रहे ने या बिट्टू सच बोल रहे ने या राजकुमार वेरका सच बोल रहे ने। ये ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧਾ ਆਭਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ। पहला मुख्यमंत्री जी ये तय कर लिया और मेरे कारण ने कुछ कांग्रेस का इल्जाम लगाते, मेरे कारणों के उत्ते जाता मुख्यमंत्री जी कहन कि अमृतसर के कार्यालय के उत्ते लॉक और अग लगाने की कोशिश यूथ कांग्रेस के लोगों ने नहीं की थी। कहन कि लुधियाना के कार्यालय के अंदर जाके बीजेपी के कार्यालय च पुतला।
वहीं हरियाणा में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली में एक बुजुर्ग किसान की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले में पुलिस ने परिवार की शिकायत पर किसान यूनियन के नेताओं और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी मामले को लेकर के सैकड़ों की संख्या में किसान एसपी कार्यालय अंबाला में एकजुट हुए और किसानों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल एसपी राजेश कालिया से मिला और किसान यूनियन पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए तो किसान जल्द ही बड़े आंदोलन की ओर रुख करेंगे। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक और खुशखबरी है। कोरोना काल के चलते देश भर से आने वाले माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप के रूप में एक नई सुविधा शुरू की है। इस ऐप के जरिए भक्त कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इस ऐप से अपने मोबाइल पर डाउनलोड इस ऐप को करके भक्त कहीं से भी माता वैष्णो देवी के सुबह शाम आरती दर्शन अपने घर बैठे मोबाइल पर ही कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने मोबाइल ऐप की ई लॉन्चिंग की है। नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 21 सितंबर को ऑनलाइन प्रसाद की डिलीवरी उन्होंने प्रारंभ की थी और काफी मैं देख रहा हूं कि लोगों में उसको लेकर के उत्साह है। लाइव दर्शन, हवन, पूजन भी लोग देख सकेंगे, देश दुनिया के लोग। श्रद्धालुओं के लिए एक नया उपहार है। बुकिंग हेलीकॉप्टर की हो, भवन की हो या बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी की हो, तो इसको भी इस ऐप के माध्यम से लोग कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि इससे काफी सहूलियत होगी और कोविड के बचाव का। यूपी के हमीरपुर में एक गल्ला व्यापारी की दुकान तोड़कर के चोरों ने 70,000 से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर दिया है। और मामला उरई स्टैंड चौकी के पास का है, जहां पर गल्ला व्यापारी शिव कुमार गुप्ता की दुकान में चोरों ने सेंध लगा करके पहले पीछे से दीवार गिराई और उसके बाद 10 बोरी उड़द की दाल ले गए। और दुकानदार ने यह बताया है कि माल लगभग 70,000 रुपये का था। जानकारी के मुताबिक रात में दुकान बंद करके वो घर चला गया था और इसी बीच उसे फोन पर खबर मिली कि उसकी दुकान में चोरी हो गई। आनंद फानन में दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके होश ही उड़ गए। वहां पर अब पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। हमारे स्टैंड पे नहर के पास गल्ला की फटका दुकान की यहाँ पे दिखा दो। गल्ला की दुकान से दीवार तोड़ करके औरत निकाल लिया गया। उसमें किसकी शरारत है ये पता नहीं। कितनी बोरी औरत गई आपकी? औरदा बोरी चले गए होंगे 10। कितना कुंटल औरदा करीब चला गया। कितने कीमत का होगा? 40-45 हज़ार का। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि आपकी दुकान की पीछे से दीवार तोड़ के और निकाल ले गए। क्या लगता है इसमें किसी जानकार का हाथ होगा? जानकार तो है ही कोई ना कोई, बगैर जानकारी के तो कुछ होता नहीं। कैसे पता चला आपको सुबह? ये दीवार वहीं से टूटी है जहाँ औरदा लगा था, उसी जगह टूटी गई दीवार। आपको पता कैसे चला सुबह? सुबह हमको जब एक जने नहाने आए यहाँ खेत पे, उनने हमको फ़ोन किया कि यहाँ औरदा पड़ा है आपका। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी 15 अक्टूबर से अनलॉक के तहत महाराष्ट्र में कई चीज़ों को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी। इसमें मुंबई में चलने वाली मेट्रो सर्विस को भी 6 महीने बाद बहाल करने की इजाज़त दी गई है। और आज से मुंबई मेट्रो शुरू हो गई है, लेकिन आम लोगों के लिए अभी लोकल ट्रेन नहीं चलेगी और न ही मंदिर के द्वार खुलेंगे। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत सावधानी के साथ मेट्रो रेल को आज से शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो बहुत फायदा हो जाता है, आने जाने का फायदा हो जाता है। 10-15 तास लग जाता है तो इसमें 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जल्दी भी एक वेस्ट नहीं जाता है हमारा दिन और टाइम भी वेस्ट नहीं जाता है, इसीलिए टाइम में पहुंच जाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? आसलपे में। कितना घंटा लगता है? जब मेट्रो नहीं चालू था तो किस चीज़ से ट्रैवल? यूपी के मुरादाबाद में स्कूल खोलने को लेकर के आज सारे दिन तमाम स्कूलों में विशेष तैयारियां देखने को मिली हैं, जहां पर आज स्कूलों में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और शिक्षकों का कोरोना टेस्ट किया गया। साथ ही स्कूल भवन को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। आपको क्लियर हो जाएगा कि
कौन हमारा कोरोना संक्रमित है या नहीं है, और जब सब नेगेटिव होंगे तो और हर्षोल्लास के साथ वर्क करेंगे। और वैसे हमारे कॉलेज में सैनिटाइजेशन वगैरह की सब पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे भी आने वाले हैं तो कॉलेज में कितना जरूरी है गवर्नमेंट से कैच कराना? सर, अगर प्रिकॉशन लिया जाए और शिफ्टों में बच्चों को बुलाया जाए, डिस्टेंस वगैरह रखा जाए, तो थोड़े थोड़े बच्चों को बुलाना ठीक है। एकदम से भीड़, एकदम लगभग 6.5 महीने के बाद 22 मार्च से बंद पड़ी हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे प्रबंधन से ग्रीन सिग्नल मिला और 15 अक्टूबर यानी कि आज से ट्रेन जो है वो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आई। और इसके अलावा शालीमार सिकंदराबाद वातानुकूलित साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि ये ट्रेन बोकारो नहीं बल्कि खड़गपुर के रास्ते सिकंदराबाद तक जाएगी और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के चालू होने से रांची, मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर के बाद हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन के परिचालन होने से खास करके रांची और बोकारो, जो कि बिल्कुल ही हावड़ा से कट गया था, इन दो शहरों के लोगों को काफी राहत होगी। पिथौरागढ़ में यात्रियों की समस्या से जूझ रहे रोडवेज को त्योहारी सीजन से खासी उम्मीद है और यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद में पिथौरागढ़ डिपो ने सरेंडर वहां पर रखी गई अपनी 49 बसें वापस ले ली हैं और पहली नवरात्र से रोडवेज बसों को सड़कों पर उतारा जाएगा। अनलॉक 5 के बाद रोडवेज की बस सेवाएं शुरू हुई हैं और इस समय पिथौरागढ़ से दिल्ली, देहरादून, बरेली, धारचूला के लिए 9 सेवाएं डिपो ने संचालित कर रखी हैं और लॉकडाउन से पहले जिले से 23 सेवाएं संचालित हो रही थी। लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स की बचत के लिए डिपो ने अपनी 73 बसें आरटीओ महकमे को सरेंडर कर दी थी और इनमें से कुछ बसें अनलॉक 5 के बाद वापस ली गई थी। अब 49 और बसों को निगम ने आरटीओ महकमे से वापस ले लिया है और इन बसों को पहली नवरात्र से क्रमवार सड़कों पर उतारा जाएगा। विभाग को उम्मीद है कि नवरात्र में लोग पूजा पाठ आदि के लिए यात्राएं करेंगे, जिससे निगम की आय बढ़ेगी और व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस का अपराध के खिलाफ अभियान जारी है। दरअसल मामला कबीरनगर का है, जहां पर फिरोजाबाद में लगातार हथियार बनाने की जो सूचना है वो मिल रही थी और इसके आधार पर पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और भारी मात्रा में असला, कारतूस और असला बनाने के उपकरण और अधबने तमंचे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कल रात्रि में एक कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त टीटू कुमार सन ऑफ लाल सिंह को गिरफ्तार किया है और ये एक फैक्ट्री चलाते थे अवैध शस्त्र बनाने की। इसमें 14 निर्मित असला बरामद हुए हैं तथा 5 अर्धनिर्मित असला बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में ये जो अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण हैं ये बरामद हुए हैं। पंजाब के होशियारपुर में आम आदमी पार्टी का मुखैरिया के मंजपुर में ग्राम सभा का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर हरपाल चीमा और महासचिव जसबीर सिंह राजा पहुंचे। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी जन जन से संपर्क कर रही है और वहीं उन्होंने कृषि कानून का विरोध किया है और बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। कुंभ मेले के खर्चे पर उदित राज के सवाल उठाने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सुनते हैं इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का क्या कुछ कहना है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से अगली खबर है, जहां पर जहरीली शराब की पोटली पीने से अभी तक उज्जैन में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सभी मृतकों के शरीर में जहरीली जिंजर पाई गई है और बता दें कि मामले की पुष्टि उज्जैन के एसपी ने की है। वहीं उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने यह बताया है कि इस मामले में जहरीले शराब पीने की पुष्टि हुई है और कार्रवाई में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। C2 राज्य कमेटी के आह्वान पर हिमाचल के हमीरपुर में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अपनी मांगों को लेकर के मिड डे मील कर्मियों ने C2 के बैनर तले हमीरपुर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और मिड डे मील कर्मी स्कूलों में खाना बनाने और परोसने का काम करते हैं। CM के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी छुट्टियां और न्यूनतम वेतन की मांग की है। छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है मिड डे मील का। जो एक दिन की छुट्टी करते हैं तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। मिड डे मील वर्कर क्या मांग क्या है आपकी? 12 महीने की तनख्वाह दी जाए और मल्टीप्लाई में हमें नौकरी दी जाए स्कूलों में मिड डे मील वर्कर तनख्वाह दी जाए। आपको क्या है मांग? इस वेले तनख्वाह हमें 2000 रुपये दे रहे हैं। इन्होंने 2300 अभी किसी के खाते में नहीं आया है। आगे की तनख्वाह जो होगी सरकार की तरफ से वो नियुक्ति लागू की जाए। अक्टूबर 1959 में लद्दाख में चीनी फौजियों के साथ लोहा लेते हुए पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए थे और इसके अलावा भी जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में 21 अक्टूबर का दिन शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर के मनाया जाता है। उन शहीदों की कुर्बानी से आम लोगों को अवगत करवाने के लिए मोगा के जोगिंदर सिंह चौक में 21 अक्टूबर तक बैंड बजा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। SSP हरमनवीर सिंह गिल ने ये जानकारी दी है। ਸੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 59 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਹੈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿस ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों के आश्रितों की सरकारी नौकरी और पेंशन की व्यवस्था की जाए। सुल्तानपुर के लंभुआ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में ये कहा है कि 500 साल की अवधि के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है और उन्होंने ये आगे लिखा है कि आपके कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम है और अभी हाल ही में CBI कोर्ट ने राम मंदिर आंदोलन के सभी सम्मानित नागरिकों को बाइज्जत बरी भी कर दिया है और विधायक ने राज्य सरकार से कार सेवकों के लिए सरकारी नौकरी और पेंशन की मांग करते हुए ये कहा है कि आपसे निवेदन है कि राम मंदिर आंदोलन में बलिदान हुए कार सेवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और पेंशन यथोचित रूप से देने की कृपा की जाए और ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा।
यूपी के हापुड़ में कोर्ट ने मासूम से रेप और हत्या के मामले में सजा का ऐलान किया है। 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजन ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मासूम से रेप और हत्या के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि थाना देहात क्षेत्र में 2 साल पहले 5 सितंबर 2018 को एक 14 वर्षीय मासूम के साथ घर में घुसकर के रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। राजस्थान के पाली में मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया और इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने वहां पर हिस्सा लिया। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक इन ग्राम सभाओं में ग्राम विकास के लिए अनेक प्रस्ताव और योजनाओं को लेकर के विचार विमर्श किया गया और वहीं उपखंड की बड़ी ग्राम पंचायतों में नए प्रस्ताव बनाकर के आम सहमति भी जताई गई। वैश्विक कोरोना महामारी में सरकारी गाइडलाइंस के तहत इन ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ है और कोरोना महामारी में राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर समस्त वार्ड मेंबर और गांव के गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। पंजाब के पटियाला के सरकारी मल्टीपर्पज स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट ने पूरे इंतजाम किए और साथ ही स्कूल खुलने के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में की गई व्यवस्थाओं के बारे में ये बताया और बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर ने ये बताया कि हमारी तरफ से बच्चों के माता पिता को भी समझाया गया है और कहा गया है कि अगर स्कूल की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी की जाएगी तो उसी के अनुसार बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक पंजाब सरकार की तरफ से संदेश जारी नहीं किया गया है। जब भी हमें संदेश आएगा स्कूल खोलने का तो हम तैयार हैं। पर जो अनऑफिशियली पता चल रहा है कि विभाग ने जिहड़ा है साडे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हैल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि सानू प्रॉपर गाइडलाइन जारी करो बच्चों की स्ट्रेंथ को लैके बच्चों के मास्क को लैके बच्चों के पानी पीने को लैके डस्टबिन को लैके फर्नीचर को लैके ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ उत्तराखंड के हर ब्लॉक में प्रस्तावित अटल उत्कृष्ट स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होंगे और इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों से पढ़ाई करवाई जाएगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बुधवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अटल उत्कृष्ट स्कूल योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दी है और बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ दोनों मंडल के अपर निदेशक, शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव के साथ इन स्कूलों को तैयार करने पर मंथन किया और प्रदेश में हर ब्लॉक में 2 और कुल 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की तैयारी में है। 180 विद्यालयों की सूची फाइनल हो चुकी है और बैठक में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी जिलों से चयनित विद्यालयों को तय मानकों पर दोबारा से परखने के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इन स्कूलों का निर्माण बहुत जरूरी है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने यह बताया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों का कैडर अलग होगा। सालाना तबादलों में इन शिक्षकों को केवल अटल उत्कृष्ट स्कूल में ही भेजा जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में एलजेपी ने कल्याणपुर विधानसभा से समाज सेवी सुंदेश्वर राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल उनकी समाज सेवा को देखते हुए एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें एलजेपी कल्याणपुर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया है और घोषणा होते ही सुंदेश्वर के क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं खुद उम्मीदवार सुंदेश्वर पटना से आने के क्रम में जितने भी मंदिर मिले उसमें वो पूजा अर्चना करते हुए चुनावी कार्यक्रम का आगाज करते हुए नजर आए। आज हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपने पिताजी का शोक में जुटे हुए हैं और चुनाव सर पे है, फिर भी हम जनता का जो मनोबल है, जो जनसैलाब चल रहा है हर क्षेत्र में, पूरे बिहार में, एक जगह नहीं पूरे बिहार में, मुझे आशा है, आप लोगों के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि आगे चल के हमारे हरियाणा के अंबाला में बीजेपी की रैली में बुजुर्ग किसान की मौत का मामला धूल पकड़ रहा है। परिवार से मिलने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ उनके घर पर पहुंचे और इस दौरान धनखड़ ने यह कहा है कि मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना को कोई जगह नहीं है। के बेटे ने एफआईआर कराई है जो इस मौत के जिम्मेवार हैं। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सर्वत्र इस घटना की निंदा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र जो है वो विचारों से चलता है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, लाठियां लेकर किसी के सामने खड़े होने की आज़ादी नहीं है, किसी के साथ धक्का मुक्की करने की आज़ादी नहीं है, किसी को इस हालात में पहुंचाने की आज़ादी नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाए। जो भी लोग इस बात के लिए जिम्मेवार हैं, निश्चित रूप से उनको मैं कहूँगा कि कानून अपना काम करे और इनकी सर्वत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि कोरोना की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम को और भी मजबूत किया जाए। उन्होंने आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसमें कोई भी ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण की जांच की व्यवस्था लगातार सुदृढ़ की जा रही है, जिसके चलते आज तक प्रदेश में 1.25 करोड़ कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं और उन्होंने सभी अस्पतालों में दवाई और मेडिकल से जुड़ी हुई अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सरप्लस में सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब के लुधियाना में खन्ना के पास प्लाईवुड की फैक्ट्री में भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं आग से करोड़ों रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। आग बुझाने के लिए 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अंदर मशीनों सहित वहां पर जो तैयार किया गया माल वो भी पड़ा हुआ था। और वहीं खन्ना के फायर अफसर यशपाल गोमी ने यह बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है और बता दें कि यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सामान का नुकसान जो है वो जरूर हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पंचायत चंदेही में आरटीआई की धारा 4 के तहत हो रही सोशल ऑडिट और जन सुनवाई में जा रहे थे। एक्टिविस्ट के साथ 5 पत्रकार थे और जिस दौरान उन पर चंदेही सरपंच रमेश शर्मा ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने हमले की जानकारी राज्य सूचना आयोग सहित पुलिस को भी दी और वहीं सूचना के बाद शिवराज को ईमेल और ट्वीट करके तत्काल सुरक्षा दी गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ये मेरे पास शिवानंद द्विवेदी ने एक आवेदन पत्र दिए हैं कि मैं चंदेही जा रहा था, मेरे साथ मारपीट की। उनका आवेदन पत्र हम लिए हैं, उसकी जांच करवाएंगे और जो कब तक में माना जाए कि कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई अब जांच करने के बाद जांच जैसी जितनी जल्दी हो जाती उतनी जल्दी कार्रवाई कर। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध जारी है और वहीं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन और नौजवान भारत सभा ने मोगा में जमकर के विरोध प्रदर्शन किया है और नेहरू पार्क में RSS दफ्तर का घेराव किया गया। रेलवे रोड स्थित रिगल सिनेमा में दोनों जत्थेबंदियों ने रोष मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और वहीं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के नेता ने यह बताया कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी 3 नए कानून पास किए हैं उन्हें रद्द करवाने में पंजाब स्टूडेंट यूनियन किसानों के साथ है, जिसे लेकर के उन्होंने बीजेपी की सहयोगी RSS दफ्तर का घेराव भी किया। पटियाला के बहादुरगढ़ इलाके में 24 साल का जवान लड़का 3 दिनों से लापता था, लेकिन अचानक ही उसका शव बंद पेट्रोल पंप से लिफाफे में लिपटा हुआ मिला है, जिससे आसपास के इलाके में डर का माहौल वहां पर बना हुआ है। जांच के दौरान 3 दिन के बाद बंद पड़े पेट्रोल पंप से युवक का शव मिला। जानकारी के अनुसार युवक की हत्या की गई है और इसके शरीर पर तेजधार हथियारों के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अंबाला के नारायणगढ़ कस्बे में किसान की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि किसान की मौत पर बीजेपी राजनीति कर रही है। अगर भाजपा ने इसी प्रकार से किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए तो किसान कोई भी बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने यह भी कहा है कि जिस किसान की मौत हुई है उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और किसान यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता ने उनके साथ झड़प नहीं की और न ही उन्हें पत्थर मारा गया, ऐसा आरोप लगाना गलत है। और किसान नेता ने यह भी कहा है कि सांसद नायब सिंह सैनी और जो ट्रैक्टर रैली के आयोजक थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए। कि जो इस रैली के आयोजक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ना कि किसानों के ऊपर। और ये जो मुकदमा इसकी जांच करके ये FIR रद्द की जाए। उनके ऊपर जो नायब सैनी और उसके साथी हैं उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और अगर ये तुरंत वापस ना लिया गया तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और यूपी के हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र विशेष न्यायाधीश पोस्को बीना नारायण की कोर्ट ने 2 साल पहले थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा सुनाई है। घटना को घर के 2 नौकरों ने ही अंजाम देते हुए बच्ची के शव को भूसे में छिपा दिया था, जबकि शोर मचाने पर बच्ची के भाई का भी गला रेत करके हत्या का प्रयास किया गया था। तो अभियुक्तों को जिन्होंने एक नाबालिग लड़की साथ बलात्कार किया था, उसका मर्डर किया था, उसके भाई को मरा हुआ छोड़ दिया था। और उसमें जो हमारी स्पेशल लेडी जो कोर्ट है पोक्सो फर्स्ट श्रीमती मीना नारायण जी के न्यायालय से ये आज मृत्युदंड 2 अभियुक्तों को अंकुर और सोनू को दिया गया है। उससे अलग भी जो अलग अलग सेक्शन उनमें भी उनको आजीवन कारावास दिया। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को CPI सांसद बिनोय विश्वम की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार, गूगल, अमेजन, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। इसमें अदालत ने UPI पर
किए गए लेन देन के डेटा को सुरक्षित करने की मांग की है। याचिका में सीपीआई सांसद विनय विश्वम ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भारत में डाटा संग्रहित करने की अनिवार्यता के बिना व्हाट्सएप को यूपीआई भुगतान शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों के पीठ ने यह कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे। यहां इस बात की आशंका है कि भुगतान को पूरी व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरा नियामक ढांचा तैयार हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। देश के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल से रक्षा मंत्रालय का कार्यप्रभार वापस ले लिया है। अब प्रधानमंत्री ओली खुद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब 3 नवंबर को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं और पोखरेल को प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ा गया है। नेपाल कि मीडिया ने यह बताया है कि इसका मतलब है कि वो बिना किसी पोर्टफोलियो वाले मंत्री अब बने रहेंगे और वहीं इस मामले से परिचित लोगों ने अब ये बताया है कि माना जा रहा है कि ये कदम पड़ोसी देश भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश के तहत उठाया गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आई हुई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश आफत बनकर के आई है। इसके चलते सैलाब के हालात हैं और सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। पुणे, सोलापुर, सांगली जैसे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी फसल को इसके कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी बारिश आफत बनकर के अब बरस रही है। राज्य के कई जिलों में भयंकर बारिश ने तबाही की कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और कई इलाकों में आने वाले कुछ और समय के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सांगली में बारिश के कारण विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। उस स्थिति में 10 फैमिली लटके हुए थे। उनको हमने फायर ब्रिगेड की हमारी रेस्क्यू टीम ने और रॉयल कृष्णा बोट क्लब, हमारे आपत्ति मित्र, सब टीम ने मिलके उन लोगों को हमने सुरक्षित ठिकान पर पहुंचाया है। उनमें वृद्ध महिला, बच्चे और जानवर भी थे। 22 से 23 लोग यहाँ पे थे। उन सबको हमने सुरक्षित स्थल पे पहुंचाया। तो एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी गई हैं और जो भी लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उससे काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब भारी बारिश हो रही है। आसमान से अगर ये कहा जाए कि आफत बरस रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उससे जो लोग बारिश की वजह से फंस रहे हैं बीच में ही और पानी की जो स्थिति बन रही है, बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर बन रहे हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ऐसे ही हालात वहां पर बने हुए हैं और अब महाराष्ट्र में भी भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से। और अब ये देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और आम लोगों को खासी मुसीबतों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। और जो लोग ऐसी जगहों पर फंस जा रहे हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ से उनको एनडीआरएफ की मदद से निकाला भी जा रहा है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।